तो ये एक मामूली सा ओपन एंड शट केस ही है। आप चिंता मत कीजिए, हमें जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो हम कर चुके हैं। आप या आपके परिवार में अब कोई बात नहीं आएगी। तभी आरब का छोटा भाई रोहित वहां आ जाता है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। कोई बात नहीं, अभी के लिए आप लोग जा सकते हैं। अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। आरब बिना कोई शब्द बोले चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। भैया ठीक हो? आप चिंता मत करना भैया, मैं हूँ, कभी भी जरूरत हो तो बुला लेना। आरब उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। पूरी गाड़ी में एक ऐसी शांति छाई होती है मानो कोई अनचाहा साया उनके जहन पर आ बैठा हो। आरब मुरझाई हुई नजरों से मोहिनी की ओर देखता है। क्या हुआ है आरब? समझ नहीं आ रहा है मुझे तो कुछ कि ये सब क्या हो रहा है। आरब, हम कल लेकर जा तो रहे हैं माँ के पास, वो कुछ ना कुछ उपाय जरूर बता देगी। आरब, पुलिस ने बोल तो दिया कि उसकी मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बात वो नहीं है मोहिनी। तो क्या है? बोलो तो सही एक बार। आरब उठकर बैठ जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिमरन ये सब क्यों करेगी। हमने इससे पहले भी तो उसे अकेला छोड़ा है आस्था को उसके साथ, और वो भी तब जब ठीक से चल भी नहीं पाती थी, उसे गोद में खिलाती थी सिमरन। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने ये कर दिया। मोहिनी भी उठकर बैठ जाती है। चलो अब छोड़ो ये सब, अभी सो जाते हैं आराम से, कल जाना भी तो है। पापा, क्या हुआ? नानी क्या कर रही है ये? कुछ नहीं, बस तुम्हें ठीक करने के लिए कर रही है जो कर रही है। और डर क्यों रही हो? मैं हूं ना। बीरो आंख बंद कर आगे पीछे होकर जोर जोर से मंत्र का जाप करती जाती है। ओम काल प्राण भवति शुद्धि बुद्धि शुद्ध प्रवृत्ति। ओम काल प्राण भवति। आस्था घबराकर आरब से और जोर से चिपक जाती है, और तभी बीरो एकदम से आस्था का हाथ जोर से पकड़ लेती है। पापा, डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत। बीरो उसकी हथेली खोलकर उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती है। मुट्ठी बंद कर। आस्था, मुट्ठी खोलनी नहीं है, ठीक है? पापा, मुझे डर लग रहा है। अरे पापा है ना, कुछ नहीं होगा शोना। बीरो अचानक से अपना मुंह ऊपर कर अपनी आंखें खोल लेती है। उसकी दोनों आंखों की पुतलियां अब बिल्कुल ऊपर जा चुकी होती हैं। ओम काल प्राण भवति शुद्धि बुद्धि शुद्ध प्रवृत्ति। ओम काल प्राण भवति। आस्था अपने पिता के सीने से चिपक जाती है। माँ, बस बस बस, हो गया, बस हो गया। बीरो धीरे से नीचे देखती और उसकी आंखों की पुतलियां भी धीरे अब नीचे आने लगती हैं। बीरो अपनी हथेली से वो काला धागा निकालकर आस्था की कलाई पर बांध देती है और प्यार से आस्था के सिर पर हाथ फेरती है। बिटिया, इसे अब कभी मत उतारियो अपने हाथ से, ठीक है? ठीक है नानी। चलो अब मैं और तुम कुछ खाने बाहर चले, तब तक माँ और नानी बात कर लेंगी। ठीक है, पर मैं पास्ता खाऊंगी। ठीक है, आते हैं हम माँ। ठीक है।
मोहिनी और बीरो कमरे की लाइट जलाकर बैठ जाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुन मोहिनी, ये काला धागा अब इसकी कलाई से गलती से भी ना उतर जाए। अगर ये उतरा तो याद रखना, फिर इसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो हुआ वो काले जादू का नहीं बल्कि किसी आत्मा का काम था। पर ये सब तो सिमरन ने किया था। और खुद की जान भी तो ले ली बाद में। मतलब उस पे किसी आत्मा का साया था? हो सकता है। जो भी चीजें तूने मुझे बताई, जो तुमने देखी, वो तो सभी चीजें एक ही ओर इशारा कर रही हैं। किस चीज की ओर? काले जादू की ही एक विद्या है, छाया प्राण विधि। छाया प्राण? ये एक तरीके की तांत्रिक विद्या है जिसमें एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का हस्तांतरण किया जाता है। मतलब किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए एक जान की बलि देनी पड़ती है, और उस मृत शरीर का साया ही तुम्हारी कामवाली से ये सब करा रहा था, और अब उसके मरने के बाद इसके पीछे पड़ा है। तुम लोग अगर सही वक्त पर नहीं पहुंचे होते तो अब इसके ऊपर से वो साया हट गया है ना? हटा नहीं है, रुका है जब तक ये धागा उसकी कलाई पर बंधा है। पर अगर ये धागा एक बार भी हटा तो आस्था गुस्से से बड़बड़ाती हुई घर में आती है और अपना बैग उतारकर जोर से जमीन पर पटक के मारती है और जाकर सोफे पर बैठ जाती है। मोहिनी जैसे ही कमरे में घुसती है उसका खून खौल जाता है। क्या बदतमीजी है ये? आपको थोड़ी कुछ कह रही हूँ मैं। पहले तो ठीक से बात करो। और ये बैग कहाँ फेंका हुआ है? उठाओ इसे। बाद में उठा लूंगी। अभी उठाओ। क्या है? आपको पता भी क्या हुआ है मेरे साथ? चाहे कुछ भी हो, बैग उठाओ भी। आस्था कुछ देर तक मोहिनी की तरफ गुस्से से देखती रहती है और फिर अचानक अपना जमीन पर पड़ा बैग उठाकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है और एक बार फिर से अपना बैग अपने बिस्तर पर फेंक देती है। सबको बस अपनी पड़ी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तभी आस्था के पीछे से एक औरत की आवाज आती है। मुझे बताओ, मैं सुनूंगी। वह आवाज सुनते ही आस्था को मानो कई वाट का झटका लगता और वो बेड से उछलकर खड़ी हो जाती है। उसके बिस्तर पर एक बेहद ही खूबसूरत सी औरत एक लाल और हरी साड़ियों में बैठी उसे दिखती है। कौन हो तुम? माँ? मैं कुछ नहीं कहूंगी। आस्था हांफती हुई एकटक बस उस औरत की तरफ देखती रहती है। अरे सच में कुछ नहीं कहूंगी। तुम हो कौन? और माँ ने तुम्हें मेरे कमरे में क्यों आने दिया? वो मुझे देख ही नहीं सकती, सिर्फ तुम देख सकती हो। आस्था विचलित होकर उसकी तरफ देखती रहती है। बैठो, फिर समझाती हूँ। नहीं, पहले बताओ कि क्यों आई हो यहाँ और सिर्फ मुझे क्यों दिख सकती हो? क्योंकि तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ, इसीलिए सिर्फ तुम्हें दिखूंगी ना। पर क्यों? अरे क्यों नहीं, तुम इतनी प्यारी इंसान हो, इतना साफ मन है तुम्हारा, तो बस मैं आ गई तुम्हारी मदद करने। तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना और मैं चुटकी में तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर कर दूंगी। कुछ भी? अरे सच में? अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी क्यों परेशान हो, और फिर अपने आप देख लेना। आस्था के मन में कई सवाल होने के बावजूद भी आखिरकार वो उसके पास आकर बैठ जाती है। भूत होता है क्या? मैं बचपन से वैसे ही परेशान हूँ ऐसी सभी चीजों से। अरे तुम बताओ, दिक्कत क्या है? बाद में अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। मेरी क्लास में एक लड़का है, उसे मुझसे पता नहीं क्या दिक्कत है, वो रोज तंग करता है, और आज तो हद ही हो गई। मैं खाना खा रही थी तो मेरे पीछे से आया और मुझे धक्का देकर भाग गया। मेरा सारा खाना नीचे गिर गया। धक्का दिया?
चिंता मत करो, उससे मैं बात कर लूंगी। कहाँ रहता है वो और नाम क्या है? रवि, यही रहता है पास के मोहल्ले में। ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब से वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक चीज तुम्हें मुझे प्रॉमिस करनी होगी आस्था। क्या? तुम्हें किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी कभी। ठीक है? ठीक है। रवि अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है कि तभी उसे अपनी गर्दन पर एक मुलायम सा स्पर्श महसूस होता है। वो औरत उसके सामने खड़ी होती है। उसके आधे बाल बिखरे हुए चेहरे पर पड़े होते हैं और डरावनी तरीके से मुस्कुराती हुई उसे देख रही होती है। रवि, तू ही है ना? बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों को तंग करने का? रवि का गला एकदम से मानो बंजर पड़ जाता है और उसकी गले से ना कोई आवाज, यहाँ तक कि कोई सिसकी तक नहीं निकल पाती है। आस्था खुशी से चहकती और दौड़ती हुई अपने कमरे में आती है। आपने क्या किया ऐसा? वो तो डर से कांप रहा था। उसने इतनी बार मुझे सॉरी बोला, वो भी पूरी क्लास के सामने। मजा ही आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस बात की थी उससे। हाय, मन तो करा कि आपको गले लगा लूं। अरे बस वही नहीं कर सकते हम दोनों, वरना मन तो मेरा भी है। आप प्लीज कभी मुझे छोड़ के मत जाना। तभी बाहर से मोहिनी की आवाज आती है। आस्था, क्या हुआ? कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है माँ, ऐसे ही। आस्था दामिनी की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। चिंता मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आस्था अपने कॉलेज से गुस्से में तमतमाती हुई वापस अपने घर आती है। दामिनी, आप यकीन नहीं करोगी, आज मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो? अरे आज लड़ाई हो गई मेरी। क्या हुआ पर? एक लड़का बदतमीजी कर रहा था, मैंने भी लगा दिया उसके कान पे एक सबके सामने। तो ठीक करा बिल्कुल। चल अब इतना गुस्सा मत कर और नीचे जाके खाना खा ले। ठीक है। आस्था अपने बिस्तर पर आराम से सो रही होती है कि तभी उसका फोन बजने लगता है। आस्था हल्की सी आंखें खोलकर देखती है। इतनी रात को किसका फोन है? हेलो। हैं, आस्था बोल रही हैं? तुम कौन? चिराग राठी, जिसके भाई को तूने रटपट्टा मारा सबके सामने। आस्था की नींद से भरी आंखें एकदम से खुल जाती है और वो एक झटके में उठकर खड़ी हो जाती है। तो गलत क्या किया? वो तो कल बता दूंगा, आज तू बस एक बार। अरे पर आस्था डर के ऊपर से नीचे तक कांप जाती है कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। आस्था चौंक कर पलटती है। क्या हुआ? इतना क्यों डरी हुई हो? वो चिराग राठी का फोन था। वो कह रहा था कि कल जब भी चाहूंगी तब वो मुझसे बात करेगा। क्यों? जिसको मैंने चांटा मारा वो उसका भाई था। अब क्या करूं? मैं चलती हूँ कल तुम्हारे साथ, ठीक है? आप क्या करोगी? उसकी चिंता तुम मत करो, आराम से सो जाओ, अब डरो मत। आस्था धीरे से कॉलेज के गेट की ओर अपने कदम बढ़ाती है कि तभी चिराग उसके सामने आ जाता है। हाँ भैया, आ गई एक्शन हीरोइन। अब क्या करूं? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। क्या? अबे वो किससे बात कर रही है?
अरे चौधरी, ला जरा इसे पकड़ के कोने में। तभी पीछे खड़ा एक लड़का आकर सीधा आस्था की तरफ आने लगता है। अब एक ही रास्ता है आस्था। आस्था अपनी आंखों की पुतलियां दामिनी की तरफ घुमाती है, पर उसके लिए तुम्हें अपना काला धागा निकालना पड़ेगा। पर माने। अबे क्या बड़बड़ा रही है? चिराग जोर से उसके बाल नोच लेता है। आस्था, समय नहीं है, मुझ पे भरोसा है ना, कुछ नहीं होगा। आस्था अपनी कलाई पे बंधे काले धागे को देखती है और धीरे से आखिरकार उसे खोल देती है। खुल गया, खुल गया। आस्था चुपचाप एक अज्ञात सी मुस्कान के साथ उन सभी लोगों की ओर देखती रहती है। बहुत जल्दी आने वाली हूँ अब मैं आपके पास। मोहिनी और आरव साथ में बैठे बात कर रहे होते हैं कि तभी घर का दरवाजा जोर से खुलता है। आस्था? कौन आस्था? आरव और मोहिनी सोफे पर एकदम से खड़े हो जाते हैं और तभी मोहिनी की नजर आस्था की खाली कलाई पर पड़ती है। आरव? क्या हुआ? उसका धागा कहाँ है? आरव तभी आस्था की कलाई की तरफ देखता है और दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। आस्था, वो धागा कहाँ है? मना किया था ना हमने कितनी बार कि उसे नहीं उतारना। आस्था अपनी गर्दन टेढ़ी करके बिना एक बार भी पलक झपकाए एक अजीब सी मुस्कान के साथ आरव को देखती रहती है। आस्था, क्या हुआ है? आस्था की आंखें एकदम सुर्ख हो जाती हैं, चेहरा मानो किसी और का हो गया हो। वो अचानक अपने दोनों हाथ उठाकर और फिर एक झटके में उसे जमीन पर पटक देती है। आस्था, क्या कर रही हो? मोहिनी के पैर मानो जमीन में ही गड़ जाते हैं। मोहिनी हर सांस के साथ आरव की तरफ जाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर मानो उसे हिलने से रोक रहे होते हैं। आस्था, ये क्या कर रही हो? वो पापा है तुम्हारे। आस्था की नजर अचानक से आरव से घूमकर अब मोहिनी की ओर चली जाती है। आरव, ये क्या? देखते ही देखते एक ठंडी सी मुस्कान आस्था के चेहरे पर आ जाती है। ये देखते ही मानो मोहिनी के पैर की बेड़ियां टूट जाती है और वो दौड़ती हुई आस्था के पास जाती है और गुस्से से भरा एक तमाचा खींचकर आस्था के गालों पर जड़ देती है। पागल हो गई है क्या? आस्था की मुस्कान अचानक गुस्से के भाव में बदल जाती है और वो जोर से एक तमाचा उल्टा मोहिनी के मुंह पे जड़ देती है। आस्था गुस्से से मोहिनी की ओर बढ़ने लगती है। मोहिनी अब समझ चुकी होती है जो उसके सामने खड़ी है वो उसकी बेटी आस्था नहीं है। आस्था का हर बढ़ता कदम मोहिनी के दिल धड़कने और बढ़ा देता है। तभी पीछे से एक फर्राटेदार डंडा आकर सीधा आस्था के सिर पर लगता है और वो खड़े खड़े वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। मोहिनी, अभी डरने का वक्त नहीं है, मैं इसे बांधता हूं, तुम मां को बुलाओ जल्दी से। मोहिनी दौड़ती हुई ऊपर निकल जाती है और आरव आस्था को खींचकर एक कुर्सी से बांध देता है। माँ, अब क्या? मैंने कहा था ना, धागा नहीं उतरना चाहिए। माँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस से बाहर जा चुका है ये। एक इंसान है जो शायद कुछ कर पाए। कौन? ऋषि कालमुख। उनके तरीके थोड़े सख्त हैं, पर अब उनके पास जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कहाँ जाना है? उनके आश्रम जाना होगा।
तुम इसे गाड़ी में बैठा और रस्सी मत खोलना। ठीक है। छाया प्राण। जी गुरुजी। ऋषि कालमुख बिना कुछ कहे अंदर जाने लगते हैं। मैं जब कहूं तब इसे अंदर ले आना। जी। सभी लोग कई देर तक ऋषि के बुलाने का इंतजार करते हैं और तभी धीरे से एक दरवाजा खुलता है और एक आवाज आती है, आ जाओ। आरव आस्था को उठाकर सबके साथ अंदर आ जाता है। उस कमरे के माहौल देखकर मोहिनी और आरव की सांसें मानो कुछ देर के लिए थम सी जाती हैं। इसे इस त्रिकोण के बीच में लिटा दो और इसकी रस्सियां खोलो। आरव इसे त्रिकोण के बीच में लिटाकर उसकी सारी रस्सियां खोल देता है और तभी उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। ऋषि कालमुख जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। जाओ, तुम यहां से जाओ, निकलो। आरव छटपटाकर उस त्रिकोण से बाहर निकल जाता है। ओम कालिका काली महाकाली रक्ष रक्ष चंडी के नमः स्वाहा। आस्था, आस्था। हाँ जा। लेकिन आस्था उसे जोर से दूर धकेल देती है। तभी मोहिनी आस्था के सामने आ जाती है। आस्था, रुक जाओ बेटा, मैं हूँ तेरी माँ। आस्था का चेहरा एकदम खौफनाक हो जाता है। उसके अंदर से किसी और की आत्मा झांक रही होती है। वो मोहिनी की तरफ घूर कर देखती है और एक ही झटके में मोहिनी जोर से दीवार से टकराकर नीचे गिरती है। आवाज इतनी ऊंची होती है कि सबके कान बज जाते हैं। आस्था नंगे पैर भागने लगती है। रात का अंधेरा, हवा के तेज झोंके और पीछे सब लोग चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। आस्था अब अपनी सोच और समझ का हर कतरा गवा चुकी होती है। पकड़ो उसे, वो शरीर के पास जा रही है। कौन सा शरीर? उस आत्मा का शरीर जिसके लिए ये छाया प्राण यज्ञ किया था तुम्हारी काम वाली ने। मतलब वो किसी मरे हुए शरीर के पास जा रही है? हाँ, उसी जिसमें उसका अंतिम बंधन था। उसका अपना शरीर जिसे कब का मर जाना चाहिए था पर नहीं मरा, जिसका मन कभी शांत नहीं हुआ। अगर वो शरीर जिंदा हो गया तो इस संसार में एक और प्रेत जन्म लेगा जो सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। आस्था बिना एक पल के लिए भी रुके दौड़ती चली जाती है। ये तो रोहित के घर की तरफ जा रही है। रोहित के घर? पर वहां क्यों? सब लोग घर के बाहर रुक जाते हैं। आरव का दिल जोर से धड़क रहा होता है। यहाँ क्या है? आस्था जोर से वो गेट खोलती है और किसी पागल कुत्ते की तरह नीचे दौड़ती हुई चली जाती है। ये तो दामिनी। कौन? रोहित की बीवी जो कई साल पहले गुजर गई थी। आरव के हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में बस आंसू। दामिनी? पर ये कैसे? रोहित? भैया आप समझे नहीं, मैं उसे वापस ला रहा हूँ, मेरी दामिनी को। तू पागल हो गया है क्या? तू नहीं भैया, आपके पास सब है, माँ जैसी प्यार करने वाली सास, बेटी, पर मेरे पास मुझे भी हक है खुश होने का। और बेटी तो दोबारा भी हो सकती है। आपको दोबारा मौका मिल जाएगा जीने का, पर मेरे पास बस यही एक मौका है। मुझे बस दामिनी चाहिए थी,
मुझे मेरी दामिनी चाहिए थी। आप अगर उस दिन घर नहीं गए होते तो सिमरन अपने आप सब कुछ कर लेती। मेरी दामिनी जो थी उसमें सबसे समझदार, सबसे अच्छी। ऋषि जी कुछ कीजिए, ऐसे तो वो मुझसे मेरी बच्ची छीन लेगा। उसकी आत्मा उसके शरीर के पास पहुंच चुकी है। अब अगर वो प्राण स्थापना पूरी कर लेगा तो कोई उसे रोक नहीं सकता। ओम छाया प्राण स्थिति, ओम दामिनी पुनर्जन्म। लाश के हाथ हिलते हैं, आंखें आधी खुल जाती हैं। आरव कुछ करो। उसका शरीर जलाओ, उसके सारे अंतिम संस्कार अभी करो, तभी आत्मा मुक्ति मिलेगी, तभी तुम अपनी बेटी को बचा पाओगी। आंखों से आंसू बहते हुए, मोहिनी तुम उसका शरीर लेकर बाहर आ जाओ और उसका देह संस्कार करो, इसे मैं देखता हूँ। मोहिनी जैसे ही दामिनी के शरीर की ओर बढ़ने लगती है, तभी रोहित उसके सामने आ जाता है। मोहिनी शरीर को बाहर लेके चलो, मैं अभी आई। मोहिनी आंसुओं से डूबी हुई दौड़कर दामिनी का शरीर खींचती है और बीरो की मदद से उसे बाहर ले जाती है। नहीं, मुझे मेरी दामिनी चाहिए। हाँ। बीरो और मोहिनी आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर और अंत में उसका देह संस्कार कर देते हैं। देखते ही देखते धधकती आग की लपटें एकदम स्थिर हो जाती हैं। आरव रोहित को छोड़ देता है और रोहित बस रोता रोता जमीन पर गिर जाता है। दामिनी, दामिनी। जब प्रेम रोग बन जाता है तो प्राण भी विष बन जाते हैं। मोहिनी आंसुओं से आरव के कंधे पर हाथ रखती है। दोनों एक फीकी सी मुस्कान के साथ सोती हुई आस्था की ओर देखते रहते हैं।